सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कानून से ऊपर नेतन्याहू बन गए हैं। जी हां, नेतन्याहू की सरकार जब बनी तभी से उनके दिमाग में ये था कि कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे मैं हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहूं। नेतन्याहू की सरकार बनते ही नेतन्याहू ने दूसरे काम बाद में अपने फ़ायदे के लिए काम पहले किया। एक ऐसा कानून बना दिया जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट और कानून किसी भी तरह से दखल अंदाज़ी प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते और अब कानून भी वहाँ का यानी न्यायपालिका भी इजराइल की प्रधानमंत्री को, नेतन्याहू को उनके पद से नहीं हटा सकती। दोस्तों, इसके अलावा अगर सिर्फ बात इतनी होती तो बात ख़त्म होती। ये जो नया कानून गुरुवार को लागू हुआ है और पारित हुआ है, जो कानून अब इजराइल में बन गया है, इसके तहत अब कोर्ट जो है, कोई भी जो सरकार में मंत्री नेता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। इसके खिलाफ पहले से ही इजराइल में प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व सरकारों और पूर्व प्रधानमंत्रियों का बयान सीधा सीधा ये है कि नेतन्याहू की ये पूरी की पूरी तानाशाही है। बात करें इजराइल के लोगों की तो यहूदियों ने हिंसक प्रदर्शन पिछले कई हफ्ते से किया हुआ है, लेकिन इससे नेतन्याहू की सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज भी इजराइल की गलियों और चौबारों में यहूदी ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तुल्फकारैम के इलाके में एक फ़िलिस्तीनी शख्स को इजराइल ने रमज़ान के पहले ही दिन गोली मारकर कत्ल कर दिया है। आप ये बात जानते हैं कि फ़िलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ इजराइल करता है, इजराइल की मिलिट्री गलती है, और अगर कोई इसको रोकता है, विरोध करता है तो उसको गोली मार देती है। इसी क्रम में चलते हुए रमज़ान के पहले ही दिन इजराइल ने अपना शैतानी चेहरा एक बार फिर से दिखाया और सीधे साधे मासूम फ़िलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। उधर दोस्तों, आयरलैंड की संसद के अंदर इजराइल के लिए आवाज़ उठाई गई। आयरलैंड के नेता ने संसद में बयान दिया, कहा कि अगर यूक्रेनियों के मौत का जिम्मेदार रूस है तो ये बताइए फ़िलिस्तीनियों के मौत का जिम्मेदार इजराइल नहीं तो कौन है? Over the weekend, the death toll of Palestinians rose again. One Palestinian was executed with a single shot to the head at point-blank range as he laid face down on the ground. In the middle of the day, in the middle of a busy street, he was murdered by undercover Israeli agents. When will we see arrest warrants being issued for those responsible for these brutal crimes being inflicted on the people of Palestine?
Over the weekend, Israeli Finance Minister Smotrich said that, and I quote, "There isn't a Palestinian people." This Israeli government have done away with all pretense that they want to engage in diplomacy. So we now have a situation where Ireland believes that if you are Russian, we will hold you to account. But if you're apartheid Israel, you are grand, kill away, build illegal settlements. दोस्तों बड़ी खबर अब ईरान से। ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस यानी ऐलान कर दिया है कि रूस ईरान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। पहले नंबर पर अब रशिया ऐसा मुल्क है ईरान के लिए जिसने ईरान में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। अब दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आई है। वेस्ट के देशों से नॉर्वे में जो ईरान की डेलीगेशन बातचीत कर रही थी, इसकी जानकारी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को थी ही नहीं। राष्ट्रपति को पता ही नहीं है कि हमारी डेलीगेशंस वेस्ट के देशों से नॉर्वे में नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी डेलीगेशन है, किसके इशारे पर इस वक्त ईरान नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। सुप्रीम लीडर, जी हाँ, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, जी हाँ, जिनके कहने पर इस वक्त ईरान सारी दुनिया से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, इजराइल और अमेरिका को छोड़ के। लीजिए दोस्तों एक और खुशखबरी आपको दे रहा हूँ। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने फ़ोन पर बात कर ली है। दोनों ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए दोनों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि बहुत जल्द दोनों देश के विदेश मंत्री मिलेंगे और बहुत जल्द दोनों देश एक दूसरे के देश में अपनी अपनी एम्बेसीज को खोल देंगे। उधर दोस्तों अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने घिघियाते हुए लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान और सऊदी अरब ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है इससे अब्राहम अकॉर्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब्राहम अकॉर्ड यानी इजराइल को अरब देशों से तमाम दूसरे देशों से जोड़ना, नॉर्मलाइजेशन सबके बीच में करवाना, ऐसे अब्राहम अकॉर्ड पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हम अब्राहम अकॉर्ड के तहत तमाम बड़े बड़े देशों के साथ तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन करते रहेंगे। दोस्तों अब ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है ईरान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ, विदेश मंत्री, जिन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करी है। किस मुद्दे पे बात हुई है ये नहीं मालूम, लेकिन ये तस्वीर अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है। उधर अमेरिका के सबसे बड़े जर्नल ने कह दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, यानी या ईरान पर हमला करना हो या उसकी जवाबी कार्रवाई करनी हो या जैसे जो भी करना पड़े, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और ईरान के पास इतना यूरेनियम इस वक्त मौजूद है कि वो परमाणु से एक लेवल नीचे ख़तरनाक बम बना सकता है। दोस्तों उधर ईरान ने सख्त कदम उठाते हुए 5 ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी है जिन पर इल्ज़ाम है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तीसरे दिन एक बार फिर से वही बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा पाबंदियों को बढ़ा दिया है और नई पाबंदियां लगा दी हैं। सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर कल एक बार फिर से ईरान के समर्थक ग्रुप ने हमला किया, जिसमें बेस का नुकसान हुआ, किसी अमेरिकी सैनिक का नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद बड़ा बयान अमेरिका के टॉप कमांडर ने दिया कि सिर्फ इसी साल में जनवरी से अब तक ईरान के द्वारा हम पर 70 बार से ज़्यादा बड़े हमले किए गए हैं और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान हमको निशाना बना रहा है। दोस्तों अब ये खबर आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। ताजिकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर भी हैं अपनी एम्बेसी में, ईरानी एम्बेसी में, और सऊदी अरब की भी एम्बेसी है, वहाँ पर सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं। अब सऊदी अरब के एम्बेसडर जो ताजिकिस्तान में हैं, वो ताजिकिस्तान में ही जो ईरान की एम्बेसी है वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने ईरान के एम्बेसी में ईरानी नया साल नौरोज़ मिलकर सेलिब्रेट किया है। ये तस्वीर इसलिए बता और दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार और इस बात को कंफर्म करने में आसानी हो कि ईरान और सऊदी अरब बेहद करीब आ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी समय बाद यमन की फोर्स ने ड्रिल करी है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है।
तो दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ खास और बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। रोज़े का मौका है, आप तमाम रोज़ेदारों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेंगे और कम से कम इतना ज़रूर समझेंगे कि रोज़े की हालत में लगातार बोलना भारी पड़ सकता है, लेकिन आपके सामने खड़े होकर हम रिपोर्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ दुआओं में याद रखें। जय हिंद।